हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे, बहुत तरह के सर्कुलेशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है। लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is immunity. Friend, immunity is the most important factor over here. Immunity is the you are already learned. The body of the ability to resist of the protect itself from the harmful effect of disease producing a substance or organic is called immunity. Immunity is the most important for the harmfully is their protection. Any substance that are causing to the production of the antibody is a response of the body metabolism. It is known as the antigen. There is a metabolism is known as antigen, and antigen may be a bacteria, virus, or allergy, such as a pollen grain, which is causing to the allergy. There is an antigen, and then labeled to the body to protect itself with the help of antibody produced by their lymphocyte, mean WBC. The immunity could be a natural and acquired. Friend, here the immunity could be a natural and acquired. Natural immunity is the birth. There is a natural immunity is the our birth, and acquired immunity developed during to the lifetime. There is the immunity developed during to the lifetime. It is developed due to exposure to a disease or by their vaccination. Their vaccination is the most important for the immunity boosting. There is a acquired immunity are two types. There acquired immunity has here two types: active immunity and passive immunity. The active immunity is developed during to exposure to the disease causing of germ.
there is a active immunity is developed during to the exposed to a disease causing to germ. There is a body produce antibodies that remain in the blood to prevent of further infection by their particular pathogens to disease causing organism. The vaccination containing of weekend to the germ to the administrated to the provide to active immunity. This means to DPT vaccines weekend to the germ is administrated to the provide active immunity. The here DPT is vaccines is there here is a given for the developing immunity against to the diphtheria, pertussis is a whoopings, cough, and the tetanus and BCG vaccine is given for immunity against the tuberculosis. There are BCG vaccines give a immunity of against the tuberculosis mean TB. There is a people also develop immunity against the chicken pox, smallpox, and measles after the suffering from this disease. This is the immunity is usually lifelong immunity. And second is a passive immunity. Friend, here this form the immunity is a short-lived. It is developed by the injecting a ready-made is an antibody collected from to other animals. Anti-tetanus and the serum ATS vaccines provide to temporary immunity against the tetanus, and a vaccine is the sample of antigen too small to causing of disease, but enough is to produce antibodies. The vaccine has been to developing from a number of disease like a polio, mumps, measles and tetanus, diphtheria and cholera. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रतिरक्षा। देखिए इम्यूनिटी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि कोरोना वायरस ने आप लोगों को इम्यूनिटी के शब्द से परिचित जरूर करा दिया है। आखिर ये प्रतिरक्षा होती क्या है, इम्यूनिटी होती क्या है? दोस्तों आपको पता है कि इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब इंसान पैदा होता है, जब इंसान जन्म लेता है तो इम्यूनिटी जो होता है उसकी माँ से प्राप्त होता है। जब वो पहला दूध जो माँ के पीता है तो कहते हैं उसमें हर तरह की इम्यूनिटी होती है, हर तरह की बीमारी से लड़ने का जो है उसमें चीज़ें होती है, जिसकी वजह से जो है बच्चों को कहा जाता है कि प्रथम दूध जो है माँ का पिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे जो है उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आज के ज़माना जो है मॉडर्नाइज हो चुका है। आज हम इंजेक्शन के थ्रू इम्यूनिटी बेशक नहीं ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को दूध पिलाने के लिए माता जो है सक्षम नहीं होती है क्योंकि आज जो है वो काम काजू है और बच्चों के लिए समय भी उनके पास नहीं रह पाता है। कहते प्रतिरक्षा शरीर की उस क्षमता का नाम है जिसमें शरीर रोग पैदा करने वाले पदार्थ जीवों से जो है हानिकारक प्रभावों को प्रतिरक्षा हमें करती है, अर्थात उनसे अपने आप को हमें बचाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी जो होती है वो हमें चीज़ों से बचाना जो है उसका कार्य है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो शरीर के ऊपर बताए गए प्रकार की अनुक्रिया पैदा करती है प्रतिजन यानी एंटीजन कहलाती है। ये प्रतिजन कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे जीवाणु, वायरस अथवा एलर्जी के रूप में भी हो सकती है, यानी एलर्जी उत्पन्न करने वाले भी हो सकते हैं जैसे परागण कण जो होते हैं दोस्तों धूल कण होते हैं जिससे भी लोगों को जो है एलर्जी होती है। कहते हैं शरीर की उपापचय अनुक्रिया के उत्तर में जो है प्रतिपिंड का उत्पादन करने वाला कोई भी पदार्थ जो है प्रतिजन कहा जा सकता है। यह प्रतिजन जो है जीवाणु, विषाणु या एलर्जी जैसे परागकण जिसके कारण एलर्जी होती है। प्रतिजनन जो है प्रतिपिंडों की सहायता से शरीर की सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। कहते हैं प्रतिपिंडों का उत्पादन जो है लक्षकाणु यानी WBC ही होता है। आपको पता है कि WBC जो होता है वाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि बहुत काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है। यही जो होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। कहते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है दोस्तों। देखिए दो प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र होती है, एक प्राकृतिक होती है, दूसरा अर्जित होती है। प्राकृतिक का मतलब जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो जन्मजात होती है यानी ये माँ से मिलती है। माँ जब बच्चों को दूध पहला पिलाती है तो उसमें हर तरह के जो है प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिरक्षा शक्ति मिलती है। और दूसरा जो होता है अर्जित, जो हम लाइफ में रहते हुए जो है इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि हमारा बनाया गया था कोरोना वायरस में भी बनाया गया था एंटीबॉडी बनाया गया था जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को तगड़ा करने के लिए दिया गया था। कहते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र यानी
जो है नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है जन्मजात होती है, ठीक है, ये जन्म से हमें मिलती है। और अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है जिसको हम एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं, जीवन काल के दौरान उत्पन्न होती है। यह तो किसी भी रोग के हो जाने अथवा टीकाकरण के कारण पैदा होती है। आपको पता ही है, अगर मान लीजिए किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है, अगर एक बार हो जाए तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होता है। कहते हैं रेयर केस होती है जिसमें 2-3 बार व्यक्तियों को हो जाता है, लेकिन एक बार में ही जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है। क्योंकि जो हम एक बार अगर हमें चिकन पॉक्स होता है तो वो जो होता है उस वायरस को हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होती है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है, और जब दोबारा वो अटैक करता है हमारे बॉडी पे तो उसको फाइट करके नष्ट कर देती है। लेकिन रेयर केस होता है जब इंसान वीक होता है, कमज़ोर होता है, तब जाके स्मॉल पॉक्स होने की चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो आप टीकाकरण के द्वारा भी इससे बच सकते हो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स के और जो है कई बंदे की मृत्यु तक भी हो जाती है, इवन बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जा सकता है, ठीक है। कहते हैं अर्जित प्रतिरक्षा के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। अर्जित प्रतिरक्षा के दोस्तों यहाँ पर जो है 2 प्रकार होते हैं। इसमें जो होता है ये जो होता है एक्टिव इम्यूनिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पहला जो होता है एक्टिव इम्यूनिटी जिसको हम सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह किसी भी रोजाना के कारण उत्पन्न रोगों के जो है प्रभाव के फलस्वरूप बनती है। इसमें शरीर जो है प्रतिपिंड बनाता है जो रक्त में मौजूद रहते हैं और उस विशिष्ट रोजाना अथवा रोग के पैदा करने वाले जीव के और आगे हो सकने वाले संक्रमण को रोक देता है, ठीक है। इसमें दुर्बल किए गए रोगाणु से जो है युक्त वैक्सीन से भी सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान होती है। जैसे कि डीपीटी का वैक्सीन देने से जो है आपको पता है डिप्थीरिया जो होती है, डिप्थीरिया वो नहीं होती है। इसमें काली खांसी जो होती है पेरेक्टोसियस यानी काली खांसी कहते हैं इसको, और टेटनस तो आपको पता ही है जिसको साल में एक बार लगवाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी कील से या कोई भी जो है लोहे वाले पदार्थ से हो सकता है, ठीक है। ये प्रतिरक्षा बन जाती है और 6 रोग के लिए प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए हम जो है बीसीजी वैक्सीन लगा दिया जाता है। यदि चिकन पॉक्स यानी छोटी माता चेचक अथवा खसरा का रोग एक बार हो जाए तो उससे भी व्यक्ति को शरीर में उस रोग के लिए प्रतिरक्षा बन जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया के सामान्य आजीवन बनी रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ जो है चिकन पॉक्स की बात किया गया है, यानी इसको छोटी माता के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं हमारे देश में जो है इसकी भावना होती है कि छोटी माता जब हो जाते हैं तो कोई दवाई ववाई नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें ये बात नहीं होती है, बात सिर्फ इतना सा होता है कि ये जो छोटी माता जब हो जाती है यानी जो है चिकन पॉक्स हो जाती है तो ये जो होता है कोई दवाई अगर आप खाते हो तो वो जो होता है काफ़ी इसका एंटीबॉडी कार्य नहीं करता है और आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। तभी जो है इनको नीम के पत्ते पे रखा जाता है, ठीक है, या किसी चीज़ पे रखा जाता है और उनको कहा जाता है कि तेल उलाप ना खाएं, क्योंकि इससे जो होता है इसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है, ठीक है। और ये जो होता है जो बीमारी जो होती है और भी भयानक रूप धारण कर लेती है। तो इसमें कहा जाता है लोग इसको धार्मिक रूप में लेते हैं, चलिए किसी भी रूप में लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर को रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। कहते हैं एक बार अगर छोटी माता हो जाए, ठीक है, चिकन पॉक्स हो जाए तो दोबारा जो है लाइफ में कभी भी नहीं होता है। इसका कारण यही होता है कि जिस वायरस ने अटैक किया होता है उसके बॉडी पे वो वायरस जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम पहचान लेता है यानी रिकॉग्नाइज कर लेता है, और जब दोबारा वो हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो वो पहले ही फाइट करके उसको नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसको होने का चांसेस 0 हो जाता है। कई बार ये देखने को मिला है कि रेयर केस होता है जिसमें तो 2 बार या 3 बार भी हो गए हैं व्यक्तियों को, मैंने सुना है और जाना भी है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं रहती है, आपको सिर्फ जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत। जब इन व्यक्तियों को होता है तो उनको याद रखें कि अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उनके नज़दीक ना जाएं, ठीक है, उनके द्वारा वस्तु दिए हुए चीज़ों को न इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर 1 बार 2 बार हो चुका है तीसरे बार भी होने के चांसेस बढ़ेंगे और कई बार तो एक घातक भी सिद्ध होता है, ठीक है। इस वजह से जो है व्यक्ति के आई साइन भी चले जाते हैं, कई बार तो हेयरिंग भी चला जाता है और शकल उकल बिगड़ जाता है, तो जनरल सी बात है। तो इसको ना हो तो ही बेटर है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको दोबारा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है कमज़ोर है, ठीक है। उसके पश्चात है यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पासिव इम्यूनिटी। कहते हैं ये प्रतिरक्षा जो है तैयार शुद्ध यानी प्रतिपिंडों जो कि अन्य प्राणियों से प्राप्त किए गए होते हैं का इंजेक्शन देने से प्राप्त होती है, यानी ये इंजेक्शन देने से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो होती है अल्पकालिक होती है यानी कुछ समय के लिए होती है। कहते हैं एंटी टेटनस सीरम, यानी एंटी टेटनस सीरम आपको पता ही होगा जिसको ATS भी कहते हैं, यानी टेटनस के प्रति अस्थायी प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। एंटी टेटनस अगर सीरम अगर लगाते हो तो इससे क्या होता है 1 साल के लिए आपको टेटनस होने की चांसेस
कम रहता है, यानी आपको जो है साल या 6 महीना तक प्रोटेक्शन आपको अच्छे खासा मिल जाता है। तो अगर आपको कोई लोह पदार्थ लग भी गया, लोहा लग भी गया है, तो उससे प्रतिरक्षा तंत्र जो है टेटनस जो है एंटी टेटनस सीरम जो है आपको इसके प्रति बचा लेगा। कहते हैं वैक्सीन प्रतिजन का एक ही नमूना है जो इतना छोटा होता है कि इसे रोग से जो पैदा नहीं होता है, लेकिन प्रतिदिन बनाने के लिए पर्याप्त होती है। अनेक रोगों के वैक्सीन बनाए जा चुके हैं, जैसे पोलियो, कन्फोरा यानी गलकुस, मम्मस, खसरा, टेटनस, डिप्थीरिया, हैजा आदि के लिए बन चुका है। इवन कि अगर सडनली बीमारी भी हुई थी कोरोना वायरस, उसके लिए वैक्सीन यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन ये इतना कारगर है कि नहीं है, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि हर समय जो है ये रिटर्न होके आ जाती है। The one next topic is cells of human system. Friend, here cells and human system. There is the most important cells of human system. The lymphocytes are the cells of the human system. There are lymphocyte is a cell of the human system. There are two major types of lymphocytes: T cell and B cell. The both revolve in the bone marrow. Friend, the T cell and B cell is developed by the bone marrow. Their formation of the bone marrow is T cell and B cell. Here show the difference between T cell and B cell. There is a most important for the exam view. There is a T cell is a mature thymus gland, but B cell is a mature lymphoid tissue like a tonsils and appendix. And there is a second is a T cells is the identify of antigen. Friend, here T cell identify the antigen. On the other side, the B cell is recognize antigen with the help of a surface receptor. And their third is the attack or directly. And here B cell produce a large number of antibodies for attack. And the other side is the lifespan is up to 3 to the 4 years. The T cells is their lifespan up to 3 to 4 years, but B cell is the antibodies are short lived. There is a most important for here. A person may be lack T cells or B cell or both. Such a person are highly prone to be an infection. There is a main of the B and T cell for the human body. When here immunodeficiency disorder, there is a immunodeficiency disorder mean IDD means immunodeficiency disorder. There is a hereditary congestion by the birth or acquired defect in immune response is called to the immunodeficiency disorder. From here, the SCID and AIDS means AIDS are two common examples such a disorder. There are T cells and B cell disorder is SCID and AIDS are the two common examples for this disorder. Then SCID means to the full form SERV combined immunodeficiency syndrome. This is the most important for the exam view is a full form of SCID. The SERV combined immunodeficiency syndrome is a causing due to their absence of both T cell and B cell. This infected to the person from a birth. There is a defected on person there a birth, and second is a AIDS mean acquired immunodeficiency syndrome. The examiner asked the question of full form for the AIDS mean acquired immunodeficiency syndrome. The causing considerable of reduction in a T cell. Here, reduction of a T cell and ultimate destruction of the immune system. It is a causing by the HIV. There is a HIV full form is human immunovirus. There is a HIV's full form is human immunovirus. You should now know there is the AIDS may be causing by there is a AIDS causing by a sexual contact with a person infected with the HIV, and second is the blood transfusion from a HIV infected person, and third is a sharing of the contaminated needles with the HIV suffering or drugs addictions, and fourth is from infected mother to the fetus through the placenta. There is the most important spirit of AIDS. There is AIDS is the very dangerous disease. The one time is there a long time on the life. There is a spread by the sexual contact with the person infected with the HIV and blood transfusion for the HIV infected person. And other is the contaminated needles and drugs addiction. Also for the reason of spread of causing a
HIV AIDS. There are other is a mother to the factor through the placenta. So is the most important for the exam view. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका। देखिए हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है यानी इम्यूनिटी होती है, आपको पता है कि एक्टिव और पासिव टाइप्स की होती है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखती है। ठीक है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहते हैं यहाँ प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है लसकाणु प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका होती है। लसकाणु का जो है प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, टी कोशिका और बी कोशिकाएं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टी कोशिका और बी कोशिका है हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं जो है अस्थि मज्जा यानी जो है हमारा बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं। तो ये याद रखना कि टी और बी सेल जो होते हैं दोस्तों ये दोनों जो है आपके बोन मैरो में ये उत्पन्न होती हैं और बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ अपना स्थान रखते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके समक्ष आता है कि बी कोशिका और टी कोशिका में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है और बच्चों ने जो है इसमें अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आप भी बहुत आसान है, इसको याद कर लेना कि टी कोशिका जो होती है थाइमस ग्रंथि में प्रवृत्त होती है यानी थायराइड ग्रंथि में जो है ये उत्पन्न होती है। और बी कोशिकाएं जो दोस्तों होती है वो लसकाव अंगों में जैसे ट्रालो पेरिस्पेशिका में प्रवृत्त और एम्पोडेनिक्स में होते हैं। तो ये थोड़ा सा हिंदी के वर्ड टफ है, तो आप इंग्लिश में जो है बहुत ईजिली आप याद कर सकते हो। ये कोशिकाएं जो है प्रतिजाणों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती है। यानी जो टी कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में कोई भी प्रतिजन यानी कोई भी अनवांछित चीज़ प्रवेश करती है तो टी जो कोशिकाएं हैं उसको स्वयं ही नष्ट कर देती है। और बी कोशिका जो होती है एंटीजनों की पहचान अपनी सतह पर गायी अंगों के द्वारा कर लेती है। यानी बी कोशिका भी जो होती है अपने एंटीजनों की पहचान करती है। कहते हैं अपने का पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अपनों की पहचान आप नहीं कर पाओगे तो जीवन में जो है हमेशा धोखा ही खाते रहोगे। ऐसा ही तो होता है जब HIV के वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है, वो क्या करता है हमें धोखा देता है, हमारे एंटीबॉडी और एंटीजेन्स को धोखा दे के जो है वो अपना वहाँ पर दबदबा बना लेता है। तभी जो है एड्स जैसे बीमारी से हमें जो है छुटकारा नहीं मिल पाती है। कहते हैं तीसरा पॉइंट यही कहता है कि सीधे आक्रमण करती है। टी कोशिका जो है डायरेक्ट आमने सामने अटैक करती है। बी कोशिका जो होती है आक्रमण के लिए बड़ी संख्या में प्रतिपिंडों उत्पन्न करती है। ये भी जो होता है जो है दुश्मन से लड़ने के लिए जो है प्रतिपिंड उत्पन्न करती है यानी एंटीबॉडी जो है ये उत्पन्न करती है जिससे जो दुश्मन बॉडी में प्रवेश किए हैं उसको नष्ट किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर जो है टी कोशिका जो होती है इसके जीवन काल जो होती है कम से कम 3 से 4 वर्ष तक जिंदा रहती है हमारे शरीर में। लेकिन जो प्रतिपिंड थोड़ी ही समय तक रहती है उसके बाद ये स्वयं ही नष्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है एंटीबॉडी थोड़ी ही समय तक रहती है और फिर जो है ये नष्ट हो जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति में टी कोशिका या बी कोशिका अथवा दोनों ही कोशिकाएं मौजूद नहीं होती है। देखिए किसी व्यक्ति में टी कोशिका या बी कोशिका अथवा दोनों ही कोशिकाएं मौजूद नहीं होती है, यानी ये होती भी है और नहीं भी होती है। तो ये याद रखना होता तो है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति में संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है। जब आपके पास टी कोशिका और बी कोशिका नहीं होगा तो याद रखना कि संक्रमण की क्षमता जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को संक्रमण से बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही कठिन भी होता है। कहते हैं प्रतिरक्षा जो है न्यूनतम से संबंधित विकार। देखिए प्रतिरक्षा तंत्र से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है। कहते हैं प्रतिरक्षा जो है अनुक्रिया में होने वाले दोष चाहे वो वंशागत हो चाहे जन्मजात हो फिर भी अर्जित हो या प्रतिरक्षा न्यूनतम विकार कहलाता है। देखिए जो प्रतिरक्षा न्यूनतम होती है वो सिर्फ से कारण ये बनती है या तो वो जन्मजात हो सकता है, बचपन से आपको न मिला हो, या हो सकता है कि आपके वंशज में यानी किसी को इस चीज़ की कमी रहा हो, वही गुण जो है आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गया हो। तो ये दो ही प्रकार से मिल सकते हैं, या तो आप कोई दोष से ग्रसित हो चाहे वो वंशागत हो या जन्मजात हो। कहते हैं इस प्रकार के विकार के दो सामान्य उदाहरण हमारे समक्ष है। पता ही आपको कि SCID होता है और दूसरा जो है एड्स होता है। ठीक है, एड्स तो आपको पता ही है कि ये जो है लाइलाज बीमारी जो कि यहीं से भी ट्रांसफ़र होकर हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, या इसके कई कारण है जो हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन SCID जो है आनुवंशिकता से संबंधित रोग है। यानी इसको हम कहते हैं SCID का जो फुल फॉर्म होता है जो कि एग्ज़ाम व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी क्लास के बच्चों के लिए। तो इसका अर्थ होता है सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो यहाँ पर जो है
आपको बनाता है, जिसमें टी कोशिका तथा बी कोशिका दोनों ही के न होने से पैदा होता है और ये विकार जन्मजात होती है। यानी ये जो होती है SCID जो दोस्तों होती है, ये जन्मजात होती है, यानी टी कोशिका बी कोशिका दोनों ही नहीं होती है। तो आप समझ सकते हो कि व्यक्ति को कितने तरह के संक्रमण का खतरा बना रहता है। कुछ भी होता है तो संक्रमित व्यक्ति जो है बहुत सडनली हो जाता है। उसके पश्चात एड्स है। एड्स तो आपको पता ही है, इसके बारे में आपने पढ़ा ही है कि एड्स को जो है उपसर्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण कहते हैं, यानी उपसर्जित प्रतिरक्षा तंत्र न्यूनतम संरक्षण कहलाता है हिंदी में, और वही इंग्लिश में आप जानोगे तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसमें जो है वायरस कौन होता है? HIV, इसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से जाना जाता है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अर्थात मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हो, इसको कहते हैं मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु के द्वारा टी कोशिका की संख्या में भारी कमी आ जाती है, अंततः प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है यहाँ पर नष्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HIV एड्स जो होती है कई कारणों से फैलती है। क्या आपको ये बात पता है कि एड्स क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से यानी शारीरिक संबंध बनाओगे तो इससे जो है एड्स होने की चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन ये तब बढ़ता है जब दूसरा व्यक्ति जो हो HIV एड्स कंटामिनेट हो, यानी उसको एड्स पहले से हो रखा हो। तो इस कंडीशन में जो है यौन संपर्क होती है तो इससे जो होगा, इससे HIV संक्रमण बढ़ जाता है। दूसरा जो है HIV ग्रस्त व्यक्ति के लिए जो है रक्तदान। देखिए दोस्तों, अगर कोई HIV व्यक्ति है और उसने रक्तदान किया है, अगर वही रक्त जो है दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है गलती से, तो उसको भी एड्स होने की चांसेस बन सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है आपको पता है कि HIV ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जो है रक्तदान नहीं करने की बात कही जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है HIV पीड़ित अथवा नशा करने वाले, जैसे मादक द्रव्य व्यवसीन के साथ संदूषित जो है सुई का एक दूसरे के द्वारा इस्तेमाल किया गया। आपको पता है जो आजकल जो लोग नशे करते हैं वो एक ही सुई का इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, उसमें ड्रग्स भर लेते हैं और वो भी इंजेक्शन लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं। तो इससे एड्स बढ़ने की चांसेस 100% रहती है, क्योंकि उसका ब्लड जो है, आपको पता है कि सुई में ब्लड लग जाती है, फिर दूसरा व्यक्ति भी यूज़ करता है तो उसको भी ब्लड जला जाता है, तो ब्लड संपर्क हो जाता है। ठीक है, कभी कभी जो होता है डॉक्टर आजकल जो करते हैं, आप कभी डिस्पेंसरी या कहीं भी जाओ तो देखो कि जो व्यक्ति है आपके सामने ही उस रैपर को फाड़े, यानी इंजेक्शन के रैपर को फाड़े, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं वो भी कभी गलती कर जाते हैं कि जो कंटामिनेट सुई होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम देखा गया है, लेकिन बाई चांस कहते हैं ना, हो भी जाता है, क्योंकि आज की दुनिया जो है एक जैसा नहीं है, हर कोई सही नहीं होता है। तो ये आपके लिए बहुत जिम्मेवारी बन जाता है कि आप किसी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाओ या आप ग्लूकोज चढ़ाता है तो देखो कि वो कंटामिनेट सुई तो नहीं यूज़ कर रहा है, ठीक है, या कभी यूज़ किया हुआ कुछ यूज़ तो नहीं कर रहा है, या रैपर से फटा हुआ तो नहीं यूज़ कर रहा है। तो ये सब आपको जागना ज़रूरी है, नहीं तो आप इस बीमारी के शिकार हो जाओगे। जब एक बार आप इस बीमारी का शिकार हो जाओगे तो आपको ये बीमारी जो है लाइफ टाइम आपका जीवन जो है नष्ट कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रहता है, तो इसलिए आपको जो है जागरूक होना अत्यंत यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। चौथी बात जो है फैलने का जो है संक्रमित माँ से अपरा के द्वारा गर्भावस्था शिशु में पहुँचना। आपको पता है अगर माँ जो है HIV एड्स से पीड़ित है तो हो सकता है कि जो प्लेजेंटा है वो उसको अवशोषित कर ले और वो बच्चों को भी जाने की चांसेस बढ़ जाता है। The next topic is disorder related to the blood and the heart. Friend, here is the most important topic, disorder related to blood and the heart. You must have heard to people suffering from the high blood pressure. In these people, the blood pressure is more than to normal to the 120 and upon 75, their state of having high blood pressure is called to the hypertension. There is a high blood is called to the hypertension. Hypertension is usually related to the stress, overweight, and age of faulty diet. There is the reasons for hypertension. There is the stress, overweight, and the age faulty diets. Another heart-related disorder is the atherosclerosis. There is atherosclerosis and arteriosclerosis. There is two types of disorder for the heart, and there are sometimes, especially if too much of a fatty food is taken over to long period, there is a tendency of their fat deposit on the inner walls of the arteries. Such a deposit is called to the atheroma. Atheroma and the disorder is atherosclerosis. There is a lemons to the arteries is applying to heart and consequently interfere into functioning of their heart.
Also with the age the wall of the arteries harden and they lose their flexibility. The further there is may be deposit on their inner side of the wall of the arteries supplying their heart. This condition is a atherosclerosis is there interfere with the normal functioning of the heart. The remainder their situation to the lumens of the arteries of the heart have to be widened to by the placing to the small pieces of tube stent. This is called to the ballonis and the angioplasties. There is sometimes the arteries maybe have to be replaced and the treatment is called to the heart bypass. There is the ECG is the most important electrocardiography. There is the heart of is electrocardiography is a machine which can record the heartbeat like a graph, which is called to the electrocardiography means ECG. From the ECG your doctor can be make out which the chamber of the heart is not contracted to relax properly and the suggestion the treatment of accordingly. There is ECG is the most important. There is a conform to their heartbeat on graph. दोस्तों यहाँ पर जो है रुधिर और हृदय से संबंधी विकार, देखिए ये काफ़ी डेंजरस होती है क्योंकि रुधिर और हृदय से संबंधी विकार जो है ये तो आपको पता है कि जनरली क्या होती है। ये पे आपको हाइपरटेंशन याद होगा और लो ब्लड प्रेशर होती है। तो कहते हैं रक्तदाब से तो यही होता है कि हाई ब्लड प्रेशर आती है और लो ब्लड प्रेशर तो बनी रहती है। ये जनरल बीमारी है, ये कोई बड़ी बहुत भयंकर बीमारी नहीं है, आपको आम देखने को मिलेगा। कहते हैं लोगों के उच्च रक्तदाब से पीड़ित होते हुए आपने सुना ही होगा। इसमें जो है लोगों में रक्तदाब सामान्य 120 से 75 से अधिक हो जाती है, ठीक है। यानी आपको पता है जनरली जो है नॉर्मल जो है 120 से 75 होती है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें ±5 लिया जा सकता है। उच्च जो है रक्तदाब की स्थिति को जो है हाइपरटेंशन कहा गया है। उच्च रक्तदाब को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन जो होती है मैक्सिमम जो होती है तनाव से होती है, मोटापा से होती है और अधिक आयु अथवा संतुलित आहार करने से। देखिए आहार जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हाइपरटेंशन के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। कहते हैं हृदय से संबंध अन्य विकार जो होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है दोस्तों ये होती है, और दूसरा जो होता है आर्थोडियोक्लोरोसिस, ठीक है। आर्थोडियोक्लोरोसिस होती है कभी कभी जो है विशेष रूप से जबकि लंबी अवधि तक जो है अधिक मात्रा में तला हुआ भोजन किए जाने से होता है। आप सोचते हो कि तला हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है? नहीं दोस्तों, ये हमारे शरीर में जो होता है हमारे जो है कैपिलरीज होती है उसमें जो है फैट जमा देता है, जिसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन की शिकार बंदा हो जाता है। तो इसमें तला हुआ भोजन जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब धमनियों की भीतरी भित्ति में बासा जमने लग जाता है, आपने देखा कि जो हमारी धमनियाँ होती है जो बॉडी के विभिन्न भागों में ब्लड पहुँचाती है, उसमें जो होता है फैट जमा हो जाता है। क्योंकि आपके ब्लड में फैट रहेगा तो फैट तो जनरली सी बात है जमा होगा ही होगा, और जब फैट जमा हो जाएगा तो आपको हार्ट को बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ती है। वो बहुत जो है टाइटली उसको पंचिंग करने की आवश्यकता पड़ेगा, जिसको वजह से हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होना स्वाभाविक हो जाती है। तो याद रखना कि तला हुआ चीज़ कम से कम खाओ तो आपके लिए बहुत ही शरीर जो है स्वस्थ रहने की एक साधन बन सकता है। और इस प्रकार जो है जवाब और एथेरोमा कहते हैं, और इस जवाब को जो हम नाम दिए हैं बीमारी का वो दिए हैं एथेरोमा। एथेरोमा जो होता है बासा जम जाने की वजह से जो है एथेरोमा नाम की बीमारी हो जाती है। कहते हैं विकार को एथेरोक्लोरोसिस कहते हैं। जब ये विकार उत्पन्न हो जाती है तो इसको हम नाम दिए हैं एथेरोक्लोरोसिस। एथेरोक्लोरोसिस कहते हैं। इसके कारण हृदय के रक्त पहुंचाने वाली धमनियों की अवकाशी सक्रिय पड़ जाती है और जिसके जो है फलस्वरूप हृदय की सामान्य कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाती है। यानी संकरी का मतलब दोस्तों यही होता है कि बहुत ही कम मात्रा जगह मिलती है ब्लड को पास आउट होने के लिए, तो बहुत संकरी हो जाती है, बहुत तंग हो जाती है ब्लड जाने के लिए। तो इसकी वजह से जो है हार्ट को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। अब जनरली ये भी बात समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर कोई पाइप में अगर गंदगी भरा हुआ है तो आप देखोगे कि उसका पानी का जो फ्लो है वो रुक जाता है। सेम ब्लड में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ से ब्लड तो हार्ट हमारे बॉडी तक भेजता है, लेकिन क्या होता है फैट जम जाने की वजह से आगे ट्रांसफ़र करने में बड़े ही तकलीफ़ होने लग जाती है। तो इससे क्या होता है हमारे हार्ट को और प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। आपने इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो कि मान लीजिए आपने मोटर चलाया लेकिन पानी ऊपर पहुंच नहीं रहा। रीजन क्या है? या तो पाइप आपका बहुत मोटा होगा, या हो सकता है उसमें कचरा भरा हुआ होगा, या प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो प्रेशर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोटर को अपना और भी स्पीड चखना पड़ेगा।
तो यही बात होती है, हार्ट जो होता है ब्लड जब नहीं पहुंच पाता है जहां ज़रूरी होती है तो हार्ट जो है तेज़ी से उसको पंपिंग करने की कोशिश करती है और आपके हृदय तक पहुँच बॉडी के डिफरेंट पाँचों पार्टों तक पहुँचाने की कोशिश करती है। और ये सब कारण जो होता है आपको फ़ैट की वजह से। तो याद रखना, फ़ैट जितना भी हो सके कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चल सके। कहते हैं कभी कभी ये भी होता है कि बढ़ती हुई आयु के साथ साथ धमनियों की भित्तियाँ सख्त हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है जो धमनियाँ होती है उसकी जो भित्तियाँ होती है थोड़ा सख्त हो जाती है, तो होना जनरल सी बात है। और इसमें जो है लचीलापन नहीं रह जाती है, क्योंकि नफ्स को लचीलापन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके नफ्स जो होते हैं थोड़ा टाइट टाइट होते हैं और उभरे हुए होते हैं। इसके अलावा हृदय को रक्त पहुँचाने वाली धमनियों की भित्ति के भीतर की तरफ वसा जमा हो जाती है, जो कि जनरली अभी हमने बात किया था। इसी स्थिति को जो है एट्रोक्लोरोसिस ध्वनि कठिनाई कहते हैं, जिसके कारण हृदय सामान्य जो है कार्यप्रणाली गड़बड़ा जाती है। और इस स्थिति में निपटने के लिए हृदय की धमनियों की अवकाशिकी को और जो है भीतर नली का एक टुकड़ा स्टोल लगाकर जो है चौड़ा कर दिया जाता है। इसे जो है बलूनिंग जो है एजोफ्लास्टिट यानी बलून द्वारा वायु की संदर्भक्रम कहते हैं। कभी कभी जो है धमनियों को ही बदल देना पड़ता है और इस उपचार को जो है हाई बाइट पास कहते हैं, हाई हार्ट बाईपास कहते हैं। यानी जब हम धमनियों को ही बदल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हार्ट बाईपास यानी हृदय उपमार्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है बीमारियां हैं, डिसऑर्डर हैं, जिसके बारे में शायद आपको पहले पता भी ना था, अब जो है आपको अच्छे से पता हो गया होगा। उसके पश्चात अगर हम धमनियों के जो है हृदय के बारे में पता करना चाहते हैं कितने धड़क रहा है, तो उसके लिए जो है ईसीजी होता है। ईसीजी तब करवाया जाता है जब व्यक्ति ये शिकायत करता है कि मेरा धड़कन जो है तेज़ रहता है। तो इसको जो है आपको पता है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, यानी विद्युत हृदय लेखी कहते हैं। हिंदी में इसको विद्युत हृदय लेखी कहते हैं। वो मशीन है जो हृदय संपंदन को एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड कर सकता है। इस ग्राफ को जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियल डायग्राम कहते हैं, यानी ईसीजी के नाम से जाना जाता है। ईसीजी जो है किस तरह से जो है चिकित्सक ये पता लगा सकता है कि हृदय का कौन सा कक्ष ठीक प्रकार से संकलित अथवा स्थिर नहीं हो रहा है, और इसी के अनुसार जो है उपचार का सुझाव भी देता है। तो ईसीजी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। ठीक है, और ईसीजी के साथ जो है हमारा टॉपिक भी और चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जो है हम इसके 16 चैप्टर में मिलेंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी वहाँ लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे और जो है मानवीय कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के कंकाल होते हैं, तो बहुत ही वो भी चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पार्टनर स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को ज़रूरी है। और वो आप जानते हो कि कौन बच्चा एनआईवीएस बोर्ड में पढ़ता है या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है यूपी बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को। ठीक है, और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए।